नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं सिकता देव। खबरों की खबर अब एक नए अंदाज और एक नए तेवर के साथ आपके साथ होगा। हर रात वो सभी खबरें जो बना रही हैं सुर्खियां, और वो भी जो आपके हितों से जुड़ी है, जिसे देश जानना चाहता है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि, उनकी स्मृतियों को नमन करेंगे और साथ ही समझेंगे कि मनमोहन सिंह होने का मतलब क्या है। तो हमारी पहली बड़ी स्टोरी जो आज खबरों की खबर की है वो यही। आज पहली स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे 24 साल की उम्र में प्रोफेसर बनने वाले मनमोहन सिंह 48 साल बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने का एक संयोग था, लेकिन उस संयोग का उपयोग कैसे उन्होंने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए किया, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी, मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर। दोनों बड़े नेता अलग अलग पार्टियों से हैं। इनके बीच राजनीतिक वार पलटवार भी खूब हुए, लेकिन बात जब मनमोहन सिंह के सम्मान की आई तो कैसे पाकिस्तान को पीएम मोदी ने खरी खोटी सुना दी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी तीसरी बड़ी स्टोरी होगी गरीबी में पलने वाले एक बच्चे ने मनमोहन सिंह बन जाने की कहानी। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे मनमोहन सिंह ने गांव की बेबस गलियों से निकलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सफर तय किया और फिर एक वक्त में इस देश का भाग्य विधाता वो बन गए। और हमारी चौथी स्टोरी अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले मनमोहन सिंह की शेरो शायरी के प्रति प्रेम से जुड़ी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे मनमोहन सिंह की खामोशी ने हजारों सवालों की आबरू ही नहीं रखी, उनका जवाब भी दिया। तो गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके सम्मान में 7 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया गया और शनिवार को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया जाएगा। अब हम आपको वो स्टोरी दिखाते हैं जिसमें यूजीसी के चेयरमैन से मनमोहन सिंह सीधे देश के वित्त मंत्री बन जाते हैं। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नरसिम्हा राव के लिए वित्त मंत्री के पद पर पहली पसंद थे भी नहीं, लेकिन जैसा कि विक्टर हुगो ने कहा था कि जिस विचार का समय आ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। यही बात डॉक्टर सिंह के साथ हुई। उनका समय देश की अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए आ चुका था। वो संयोग से वित्त मंत्री बने और संयोग से ही प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनका कौशल संयोग नहीं था, वो मनमोहन सिंह की सूझबूझ का शानदार उपयोग था। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने की देखिए ये इनसाइड स्टोरी। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister of the Union इतिहास इस लम्हे का गवाह नहीं बन पाता अगर 13 साल पहले तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की बात एक दूसरे अर्थशास्त्री ने मान ली होती। अगर 1991 में नरसिम्हा राव, जिसको वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, वो मान गए होते तो मनमोहन सिंह तब वित्त मंत्री नहीं बन पाते, और वित्त मंत्री नहीं बने होते तो देश उस आर्थिक सुधार से शायद वंचित रह जाता जिसके फायदे आज दिखते हैं और भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जो देश अपना सोना गिरवी रखाए थे भारत इंग्लैंड के अंदर, आज देश की तरक्की, आर्थिक तरक्की और मजबूती के लिए उन्होंने नींव रखी। तो मैं कहूं देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। यहाँ के एक बड़े अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। He will be remembered for many things. I think he was the architect
in many ways of the economic reforms along with Shri Narasimha Rao ji. But most important, I think the context becomes important because he was able to navigate the economy at a time when it was facing many challenges. 1991 में भाग्य ने करवट ली और राजनीति से संन्यास ले चुके नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। वो वित्त मंत्री के पद पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल को बैठाना चाहते थे, लेकिन अपनी मां के साथ वडोदरा में रह रहे पटेल इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब दूसरी पसंद के रूप में मनमोहन सिंह से नरसिम्हा राव ने संपर्क किया। तब तक राजनीति से दूर रहने वाले मनमोहन सिंह को कहां पता था कि भाग्य उन्हें कहां से कहां पहुंचाने वाला है। मनमोहन को वित्त मंत्री बनाने का नरसिम्हा राव का प्रयोग देश के लिए सुखद संयोग बन गया। तभी तो वो खुद को एक्सीडेंटल राजनेता कहते थे। I am a politician by accident and I became a prime minister by accident. 1991 में प्रधानमंत्री बनने वाले पीवी नरसिम्हा राव को शपथ लेने से 2 दिन पहले ही तत्कालीन कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने 8 पन्ने का एक नोट थमाया था, जिसमें लिखा था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नरसिम्हा राव ने अपने दोस्त और सबसे करीबी सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि वित्त मंत्री किसे बनाया जाए। अलेक्जेंडर ने आरबीआई के गवर्नर रहे आईजी पटेल का नाम सुझाया, लेकिन पटेल तैयार नहीं हुए। तब दूसरे विकल्प के रूप में मनमोहन सिंह का नाम भी अलेक्जेंडर ने ही सुझाया। अलेक्जेंडर ने 20 जून 1991 को मनमोहन सिंह के घर पर फोन किया। उस वक्त मनमोहन सिंह विदेश से लौटे थे और थके होने के कारण सो रहे थे। फिर भी उसी वक्त उन्हें जगाकर अलेक्जेंडर ने कहा कि राव आपको वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को इस पर यकीन नहीं हुआ, जिसके कारण 21 जून को वो तय समय पर यूजीसी ऑफिस पहुंच गए, जहां वो प्रमुख थे। मनमोहन सिंह अपने दफ्तर में बैठे हुए थे कि फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने मनमोहन से शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने को कहा। राव ने मनमोहन को यह भी बता दिया कि उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। उसके बाद कैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदली, ये दुनिया देख चुकी है। I had no indications that I would be called upon to become the finance minister. I had come back from the South Commission and India was then in crisis. Mr. Chandrasekhar was the Prime Minister. He asked me to help him as an advisor to the Prime Minister. I saw at that time that India was in the midst of a deep crisis. मनमोहन का बचपन बेहद गरीबी में बीता था, लेकिन अर्थशास्त्र में उनकी दिलचस्पी एक किताब से बढ़ी थी। वो किताब थी जाने माने चिंतक मीनू मसानी की। उसके बाद अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह की ऐसी दिलचस्पी बढ़ी कि वो खुद अर्थशास्त्र के अद्भुत ज्ञाता बन गए। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे, बल्कि वो पेंशन वाली एक रिटायरमेंट जिंदगी जीना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने जब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय से योजना आयोग में भेजने का फैसला किया, तो मनमोहन ने मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने कारण बताया तो मनमोहन ने कहा कि अगर वो योजना आयोग में जाते हैं तो उन्हें सिविल सर्विस छोड़नी होगी, जिससे रिटायरमेंट की पेंशन नहीं मिलेगी। तब इंदिरा गांधी ने कैबिनेट सेक्रेटरी से रास्ता निकालने को कहा, ताकि मनमोहन सिंह की वरिष्ठता और पेंशन पर फर्क ना पड़े। उसी तरह जब चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो मनमोहन सिंह के लिए सवाल था कि वो आगे क्या करेंगे। उनकी चिंता को समझकर चंद्रशेखर ने उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन बना दिया और उसी पद से उठकर मनमोहन सिंह एक बार वित्त मंत्री बने तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। मनमोहन सिंह का राजनीति में आना संयोग था, उनका वित्त मंत्री बनना संयोग था, लेकिन संयोग की चरम अवस्था तब पहुंची जब 2004 में
वो देश के प्रधानमंत्री बने। यूपीए को बहुमत मिलने के बाद ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन अचानक पासा पलट गया। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा है कि उस समय गांधी परिवार पसोपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगे। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मां बेटे के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त मैं, मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि मां, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी मां के लिए यह असंभव था कि राहुल की बात को वो दरकिनार कर दें। सोनिया गांधी ने तभी तय कर लिया कि उन्हें क्या करना है। संसद के सेंट्रल हॉल में, जिसे आज संविधान सदन कहा जाता है, वहां संसदीय दल के नेता के चुनाव के वक्त सोनिया ने साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। इस पर कांग्रेसी पहले सन्न रह गए, फिर वो सन्नाटा शोर में बदल गया। लेकिन सोनिया टस से मस नहीं हुई तो कांग्रेस ने सोनिया पर ही छोड़ दिया कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। सोनिया ने मनमोहन सिंह का नाम सामने रखा और इस तरह सिर्फ 13 साल की राजनीतिक पारी में मनमोहन सिंह देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में कामयाब हो गए। When you are the Prime Minister of a country of 1 billion people, what you do and what you don't do has consequences for 1 billion plus people, and that is an awesome responsibility. मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, लेकिन उनकी ईमानदारी की सफेद कमीज कभी गंदी नहीं हुई। एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो वित्त मंत्री के तौर पर वो अपना लोहा मनवा चुके थे। प्रधानमंत्री की हैसियत से उनके 8 फैसले मील का पत्थर साबित हुए हैं। पहला फैसला मनरेगा। 2025 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। हर ग्रामीण परिवार को 100 रुपए दिन के वेतन रोजगार की गारंटी उन्होंने दी। अगला बड़ा फैसला 2005 में आरटीआई पारित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन। नागरिकों को जानकारी मांगने का उन्होंने अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 2009 में शिक्षा का अधिकार आया देश के सभी बच्चों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। अगला बड़ा फैसला खाद्य सुरक्षा कानून, सबको भोजन की गारंटी मिले। ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये गारंटी देश के नागरिकों को दी। अगला फैसला एनएचआरएम से जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 2005 में इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कदम उठाए गए। आधार की सुविधा, हम सभी के पास आधार कार्ड है। 2009 में यूआईडीआई का गठन हुआ था। हर जगह प्रयोग होने वाले पहचान प्रमाण पत्र देने की अब कोशिश इस साल के बाद होने लगी। फिर कृषि ऋण माफी, जो किसानों के लिए लोन्स थे, 2008 में लिया गया था बड़ा फैसला। 60,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी से किसानों को बड़ी राहत तब मिली थी। भारत अमेरिका परमाणु सौदा, 2006 का यह फैसला था। भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी में छूट मिली। नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रम को अलग अलग करने की इजाजत भी डॉक्टर सिंह ने दिलवाई। तो ये तमाम वो बड़े फैसले थे उनके कार्यकाल के दौरान, जो इस वक्त देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं।
बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के रिश्तों की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी जब ये खबर आई उनके निधन की। कल रात भारतीय लोकतंत्र में पिछले 25 साल स्थिरता के रहे और इनमें से 20 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहे। संसदीय और सार्वजनिक जीवन में दोनों नेता कई बार आमने सामने और साथ साथ भी दिखे। कई बार मतभेद भी नजर आए, लेकिन मनभेद नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ईमानदारी, सादगी, संघर्ष और समर्पण को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया है। आज हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनाएंगे जब उन्होंने डॉक्टर सिंह के समर्थन में पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई थी। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के समर्थन में नवाज शरीफ को उनकी औकात दिलाने वाली ये बात क्यों कही थी? आपको ये किस्सा आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। नवंबर 2019 में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री किस गर्मजोशी से मिल रहे हैं। पंजाब के गुरुदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के उद्घाटन का मौका था। पीएम मोदी ने जैसे ही वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा, तेजी से कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़े। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आदर का यह भाव पीएम मोदी के भाषणों में भी दिखा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब अपनी 3 दशक लंबी संसदीय पारी को समाप्त किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान दिया, वो सुनने लायक हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। साल 2023 में जब राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब अस्वस्थ होने के बावजूद मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में खास तौर पर इस घटना का जिक्र किया था। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था
विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा था, ऐसे व्यक्तित्व सबको प्रेरित करते हैं। मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जीवन को देश की भावी पीढ़ियों के लिए सीख बताया। पीएम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी, उनकी सादगी, उनके संघर्ष, उनके समर्पण और उनकी प्रतिभा को सबके लिए प्रेरणा बताया। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। आइए अब आपको वो किस्सा सुनाएं जिससे हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? बात 2013 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे नवाज शरीफ को ललकारते हुए अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का समर्थन किया, आप भी सुनिए। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है?
आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। जाहिर है लोकतंत्र में मतभेद की गुंजाइश होती है, लेकिन मतभेद कभी मनभेद में तब्दील नहीं होने चाहिए। भारतीय लोकतंत्र ने यही सिखाया और दिखाया है। बंटवारे के समय 16 साल का एक लड़का सरहद पार से अमृतसर आता है। बचपन अभाव में बीतता है, मां का साया भी नहीं होता। भूखे रहकर पढ़ाई करने की नौबत आती है। किसने सोचा था कि पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मेहनत, लगन और सादगी ने उन्हें भारतीय जनमानस का शीर्ष नायक बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2008 में मनमोहन सिंह और राजा मोहम्मद अली की ये तस्वीर खूब चर्चा में रही। राजा मोहम्मद अपने दोस्त मनमोहन से मिलने पाकिस्तान से भारत आए थे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के जिस गाह गांव में हुआ था, अब वो पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आ गया था। मनमोहन सिंह की मां अमृत कौर का बचपन में ही निधन हो गया था, जिसके बाद दादी ने उनका पालन पोषण किया था। अमृतसर के जिस मकान में मनमोहन सिंह का परिवार रहता था, अब वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। मेरे फादर साहब बताते होते थे जब मैं काफ़ी छोटा था तो कि श्री मनमोहन सिंह जी जो अपने प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी स्कूलिंग यहीं पे हुई है। इस स्कूल का नाम है श्री अकाल प्राइमरी स्कूल। तो यहीं पे रहे भी साथ में ही हैं। हम उनके नेबर हैं कि मेरे फादर साहब बताते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं अपने टाइम पे। तो जब प्रधानमंत्री बने तब भी काफ़ी मीडिया यहाँ पे आई इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज बहुत दुख हुआ कि उनकी डेथ हो गई है। हमें भी जब पता चला सुबह तो बहुत दुख हुआ हमें। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में लिखा कि उनके पिता का बचपन काफी अभावों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। कई बार उन्हें भूखे रहकर भी गुजारा करना पड़ता था। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। किताब में ऐसा जिक्र है कि मनमोहन सब्सिडी वाला खाना लिया करते थे क्योंकि यह सस्ता था। दमन सिंह ने लिखा कि मनमोहन बहुत सावधानी के साथ और कम खर्च करने में यकीन रखते थे। उन्होंने कभी बाहर खाना नहीं खाया और शायद ही कभी बियर या वाइन का सेवन किया। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। कैम्ब्रिज में अपने पिता के बिताए दिनों के बारे में मनमोहन सिंह की बेटी दमन लिखती हैं, पैसा ही एकमात्र वास्तविक समस्या थी जो मनमोहन सिंह को परेशान करती थी, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च प्रतिवर्ष लगभग 600 पाउंड था, जबकि छात्रवृत्ति से उन्हें सिर्फ 160 पाउंड ही मिलते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपने पिता के संघर्षों के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं
जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में वो लिखती हैं, अगर घर से पैसे कम पड़ जाते या समय पर नहीं आते तो मनमोहन सिंह संकट में पड़ जाते थे। जब ऐसा होता तो वो खाना छोड़ देते या कैडबरी की सबसे कम कीमत वाली चॉकलेट से गुजारा कर लेते थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे जीवन किसी से पैसे उधार नहीं लिए। मनमोहन सिंह के बारे में ये बात कम लोगों को पता होगी कि वो गाते भी थे। दमन सिंह अपनी किताब में लिखती हैं कि उनके पिता पारिवारिक समारोहों और पिकनिक में गाना गाते थे। उन्होंने लिखा, जब भी हम पिकनिक पर जाते थे हम लोग गाते थे। उनके पिता को कुछ गाने आते थे, जिसमें से एक है अमृता प्रीतम की कविता अज आखा वारिस शाह नू कितों कबरां विच्चों बोल। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस अनुशासन, संयम और समर्पण को अपने बचपन में अपनाया, उसका अंतिम समय तक पालन करते रहे। राजनीतिक जीवन में उनके साथ काम कर चुके लोग भी इसकी पुष्टि करते हैं। बहुत ही सुच्चा जीवन था और मन नहीं हुआ, मत तुच्ची, मतलब बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते थे, घमंड नहीं करते थे। और जो मत थी ना, वो इस देश की आर्थिक स्थिति को कहाँ लेके गया था। तो अगर आर्थिक संबल किसी ने किया था तो उसका नाम मनमोहन सिंह जी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 1991 में कांग्रेस के टिकट पर असम से पहली बार राज्यसभा सदस्य बने, तब गुवाहाटी का यही मकान उनका पता था। 700 रुपए के किराए पर उन्हें यह मकान मिला था। What was the rent fixed? First rent? It was not for rent, just to help him, to help such a great person. So it was only rupees 700. Rupees 700 in 1991. Yeah. 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब ये घर पहली बार किराए पे लिया था, जैसे था, आप ऊपर देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके आपको दिखाएंगे, ये जो एक 2 BHK का घर है, जो कि एक मिडिल क्लास आम आदमी या फिर आम इंडियन को रिप्रेजेंट करता है। उनके घर में जिस तरह से एक छोटा सा नेम प्लेट लगा हुआ रहता है, उसी तरह यहाँ पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेम प्लेट लगा हुआ है। और इसी तरह शायद असम, जिनको वो अपना दूसरा घर के रूप में मानते थे, वहाँ यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग उनके संस्पर्श में आए थे बतौर राज्यसभा के MP और इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में, वो यही कहते थे कि इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पे लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। गुवाहाटी के सरू मटुरिया से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। और अब डॉक्टर सिंह के प्रोफेसर से प्रधानमंत्री तक के सफर पर नजर डालते हैं। 1957 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े, वहाँ पर वो प्रोफेसर की हैसियत से वो काम करते रहे। फिर 1969 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। 1971 में वो आर्थिक सलाहकार वाणिज्य मंत्रालय के बने। फिर 1972 में उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय का बनाया गया। 1976 में वो सचिव बने वित्त मंत्रालय में। 1982 में उन्हें RBI के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर 1985 में उपाध्यक्ष बने योजना आयोग के। 1987 में उन्हें जिम्मेदारी मिली महासचिव साउथ कमीशन की। 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वो बन गए। 1991 में वो अध्यक्ष बने UGC के। फिर 1991 में वो केंद्रीय वित्त मंत्री भी बनाए गए और फिर 1998 में वो नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा में और 2004 में अपने 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए प्रधानमंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री सिंह की सरलता के सभी कायल थे। उनकी सौम्यता, उनकी सादगी को उनकी कमजोरी ना माना जाए, उनका जानने वाला यही कहता है। मनमोहन सिंह की पहचान एक विनम्र, सरल और सीधे व्यक्ति की है, लेकिन असूलों पर आंच आए तो वो टकराना भी जानते हैं, बल्कि जो सही लगे उसके लिए बड़े से बड़े जोखिम को उठाने के लिए भी तैयार रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
एक रोशन दिमाग था, ना रहा। शहर में एक चिराग था, ना रहा। वो रोशन दिमाग जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को चमका दिया, वो चिराग जिसने दिवालियेपन के अंधेरे का साया हिंदुस्तान पर पड़ने नहीं दिया। वो चिराग 26 दिसंबर की शाम ढलते ढलते ढल गया। वो चिराग थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब वो नहीं है तो लोगों को उनकी विनम्रता याद आती है। मनमोहन सिंह के साथ एसपीजी सुरक्षा में 3 साल तक रहने वाले पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण को वो दिन अच्छे से याद है। वो याद करते हैं कि कैसे मनमोहन सिंह BMW में बैठते वक्त कसमसा कर रह जाते थे और अपनी मारुति 800 को हसरत भरी नजरों से देखते थे। उनकी अपनी एक ही गाड़ी थी, मारुति 800 एक, जो वहीं पे खड़ी रहती थी और आते जाते वो उस गाड़ी को निहारते थे। कभी कभी हम लोग से जिक्र भी करते थे, गाड़ी ठीक है ना। तो तमाम दायित्वों में मेरा एक छोटा सा दायित्व ये भी था कि उनकी वो मारुति वर्किंग कंडीशन में रहे, तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट करके एक ड्राइवर घुमा दिया करता था और फिर खड़ी कर दिया करता था। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बोलूं तो मुझे दिखता था कि वो महसूस करते हैं कि वो वाकई में उस मारुति के मालिक या ड्राइवर हैं। जिस BMW में हम उनको बैठा के घुमाते हैं, वो खूब समझते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, उनकी गाड़ी नहीं है। मनमोहन सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी उनका शर्मीला स्वभाव गया नहीं। 1999 में लोकसभा का चुनाव नई दिल्ली सीट से लड़ रहे थे। उन्होंने उस चुनाव को जनता का चुनाव बना दिया। उनकी बातों से साफ लगता था कि उन्हें बड़ा नेता होने का कतई गुमान नहीं है। इलेक्शंस के बारे में पहली बार इस रेस में आया हूं। मुझे इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं है। आप कांग्रेस के वर्कर्स हैं, ये इलेक्शन आप ही ने लड़ना है। हालांकि मनमोहन सिंह वो चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस में उनका कद कमजोर नहीं हुआ। हालांकि राजनीति में रहकर भी वो भीड़ से थोड़ा कतराते हुए अपने काम से काम रखते थे। उनमें शर्माने की आदत बचपन से ही पड़ गई थी। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो अकेले सिख छात्र थे। वहां नहाने के गर्म पानी के लिए छात्रों की कतार लगती थी, लेकिन मनमोहन सिंह अपने लंबे बालों के कारण उस कतार में कभी नहीं जाते थे, बल्कि सभी छात्र चले जाते थे तो वो ठंडे पानी से ही नहा लेते थे। लेकिन ये शर्माना उनकी विनम्रता का भी एक हिस्सा था। ये देश ने सिर्फ एक महान ज्ञानी को नहीं, मगर एक नेक इंसान को भी खो गए आज। वो थे जो भी थे, पढ़े लिखे, इतना इवॉल्व्ड इंसान, मगर उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी सब्र, उनका खामोशी कई बार सोचने लायक और सीखने लायक है। मनमोहन सिंह स्वभाव से विनम्र थे। माहौल चाहे जैसा भी हो, उन्होंने खामोशी को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन खामोशी और विनम्रता उनकी कमजोरी नहीं थी। वो ताकत के साथ जो चाहते थे वो करने में यकीन रखते थे। 1991 में जब उन्होंने अपने पहले बजट में ही उदारीकरण के लिए रास्ता खोला तो कांग्रेस में भी विरोध उठा, लेकिन अपने कदम से वो पीछे नहीं हटे। उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में जब अमेरिका से परमाणु समझौता कर रहे थे तो लेफ्ट ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। खुद सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि इस परमाणु समझौते के नाम पर सरकार गिर जाए, लेकिन मनमोहन सिंह अड़ गए, जिसका नतीजा परमाणु समझौते के रूप में सामने आया। As finance minister, we all know that he opened up our economy. वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधार, तो पीएम के रूप में और भी बहुत सारी चीजें जिनमें परमाणु डील भी शामिल है, उससे आज हम फायदे में हैं। इतिहास के पन्ने भारत के इस राजनेता को हमेशा याद रखेंगे, जो विनम्र इतना था मानो आसमान झुककर धरती से मिल रहा हो, और अपने उसूलों का पक्का इतना था कि हिमालय की तरह उसके लिए खड़ा हो जाए। अब कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। इतना महान व्यक्ति जब जाते हैं, इसमें तो अभी राजनीति की बात तो थोड़ी है। मेरे ख्याल में सरकार कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।
और अब सैम पित्रोदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे सैम पित्रोदा के पास। बहुत शुक्रिया सैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। डॉक्टर सिंह के राजनीतिक सफ़र, उनके योगदान की बात करें तो चाहे वो एक कोएलिशन सरकार चलाना हो या फिर न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ना, बहुत बड़ी विरासत वो छोड़ कर गए हैं। सैम, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 10 साल काम किया। पहली दफ़ा मैं उन्हें मिला था राजीव गांधी के समय में। सो आई हैव नोन हिम फॉर ओवर 40 years। लेकिन जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, आई वॉज इन चार्ज ऑफ नॉलेज कमीशन, इनोवेशंस and public information infrastructure. In the process, he asked me to work on railway modernization, Prasar Bharati bill, smart grid task force, and many other related activities, reform of the BSNL. I also went with him to the US trip, where we met Obama. We had dinner hosted by Obama. I was in a meeting with Hillary Clinton along with 8-10 of us. And everywhere he allowed you a space of your own. He never dominated. I remember the meeting we had with Hillary Clinton, and he asked me to speak on a couple of things. Okay. He could have spoken on that. But it was important for him to make sure that people like me also get a chance. So he was very egalitarian. On foreign policy, he made a huge difference by getting closer to the US, recognizing the importance of democracy. He put his capital on nuclear deal, political capital, because he believed that without energy and energy security, India cannot grow at 10%, 8%. In his time, we worked on right to information, Narega, right to education. These are all big, big steps. No one talks about it. शुक्रिया सैम, हमसे बात करने के लिए। बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत पीछे छोड़कर गए हैं डॉक्टर सिंह। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे अपनी शेर और शायरी से भी अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देते थे डॉक्टर सिंह। खबरों की खबर इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। डॉक्टर मनमोहन सिंह विद्वान थे, बहुत कुछ जानते थे। शासन और प्रशासन का उन्हें 50 साल से ज़्यादा का तजुर्बा था। वो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। वो इस बात में यकीन रखते थे कि काम बोलता है। फिर भी कई बार शेर व शायरी से कैसे वो तमाम सवालों का जवाब दे देते थे, इसी को जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रख। हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। मनमोहन सिंह पर यह सवाल अक्सर उठते रहे कि वो बोलते नहीं हैं, चुप्पी साध लेते हैं, बड़े बड़े सवालों को अपनी खामोशी में ढक लेते हैं। तो एक बार इसी शेर से उन्होंने इसका जवाब दे दिया था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रख। मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे, लेकिन अपनी बात रखने के लिए वो शेर व शायरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों पर सवाल उठा
तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आज नहीं तो कल लोग उनकी नीतियों को सराहेंगे। और तब अपनी बात रखने के लिए उन्होंने संसद में एक शेर पढ़ा था कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस देश के राजनीतिक कारवां का नेतृत्व जब मनमोहन सिंह को मिला तो विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी। उन दोनों के बीच शेरो शायरी की नोकझोंक आज भी गुदगुदाती है। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। कारवां से याद आया कि यूपीए 2 में मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। तू इधर उधर की ना बात कर। उन आरोपों को लेकर ही लोकसभा में तब की विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह की तरफ आरोपों के तीर से लैस एक शेर उछाला था। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। इसके बाद जब प्रधानमंत्री की हैसियत से मनमोहन सिंह बोलने के लिए उठे तो उन्होंने भी एक शेर ही पढ़ा। उस शेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनमोहन सिंह के मन में विपक्ष के प्रति भी कितनी मिठास और हमदर्दी भरी हुई थी। साथ ही एक शेर से उन्होंने पूरे सदन को ठहाका लगाने का मौका दे दिया था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तो वहीं राष्ट्र के हितों के सवाल पर वो पाकिस्तान को आईना दिखाने से भी बाज नहीं आते थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए एक बार मनमोहन सिंह ने ये शेर पढ़ा था, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और अपने देश के हितों की बात तो देश की महान विरासत का बखान करने से भी वो नहीं चूकते थे। और फिर वही एक शायरी से गागर में सागर भर देते थे। But I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मान हुआ। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो आज खबरों की खबर में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को एनडीटीवी इंडिया की श्रद्धांजलि। नमस्कार।